नमस्कार। अगर आप सभी लोगों को देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को जानने में अगर आप रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सीधी बात को, जिस पे आप सभी लोगों को बताई जाएंगी वो सारी खबरें जो देश और दुनिया में अभी अभी घटित हुई हैं। तो चलिए आपका समय ज्यादा नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसद में चल रहे सबसे बड़े मुद्दे, महिला आरक्षण बिल की। संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर साफ कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी हालत में रोका नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की महिलाएं हर सांसद को देख रही हैं और इतिहास गवाह रहेगा कि किसने इस बिल का समर्थन किया और किसने विरोध। यह बयान राजनीतिक माहौल को और गर्मा गया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं डेलिमिटेशन बिल 2026 को लेकर छिड़ी बहस की। लोकसभा में इस बिल को लेकर खासकर दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ से कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। डीएम के सांसद कानिमोझी करुणानिधि और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे राजनीतिक डेमोनेटाइजेशन तक बता दिया। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह बिल देश के संतुलित विकास के लिए जरूरी है। यह मुद्दा अब उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति का रूप लेता दिख रहा है, जिससे आने वाले समय में और बहस होने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं इस बिल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की। भारत के इस डेलिमिटेशन बिल में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को शामिल किए जाने पर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे अवैध बताया और इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि भारत की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। कुल मिलाकर ये तीनों खबरें संसद, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बड़े मुद्दों को सामने लाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े बयान की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने 20 साल तक परमाणु हथियार नहीं बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने इस्लामाबाद दौरे का भी संकेत दिया है, जिससे दक्षिण एशिया की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। इस खबर का असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ा है और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़ी एक अहम कूटनीतिक पहल की। भारत ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए में अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाए और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए। यह क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत ने शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं एक हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट केस की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक केस में आरोपी निदा खान ने कोर्ट में खुद को गर्भवती बताया और राहत की मांग की है। इस मामले में कई नए मोड़ सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला अब कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुल मिलाकर ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और कॉरपोरेट मामलों की गंभीरता को दर्शाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति में हुए बड़े बदलाव की। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। उन्होंने गृह विभाग समेत कुल 29 महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है, क्योंकि इससे सत्ता संतुलन और भविष्य की रणनीति का संकेत मिलता है।
अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं शेयर बाजार पर अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के असर की। ईरान से जुड़े संभावित समझौते और वैश्विक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों में सतर्कता बनी हुई है, जिसके चलते निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स दोनों में मिश्रित रुख नजर आया। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर आने वाले दिनों में भी बाजार पर बना रह सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं रेलवे को लेकर प्रधानमंत्री के बयान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रेलवे में पिछले कुछ वर्षों में बड़े सुधार हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब आम लोगों को यात्रा में बेहतर सुविधा, समयबद्धता और आधुनिक सेवाएं मिल रही हैं। रेलवे को देश की आर्थिक रीढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि यह बदलाव विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर ये खबरें राजनीति, अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के अहम पहलुओं को दर्शाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं सामाजिक असमानता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की। तेलंगाना में हुए कास्ट सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एससी और एसटी समुदाय के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से सामान्य वर्ग की तुलना में 3 गुना ज्यादा पिछड़े पाए गए हैं। यह रिपोर्ट अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गई है, क्योंकि इससे आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर नई चर्चा शुरू हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं महिला आरक्षण बिल पर आज की संभावित वोटिंग की। लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होने की संभावना है। सरकार के पास संख्या बल होने के कारण इसके पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर यह बिल पास होता है तो यह भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने वाला एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं पर्यावरण और न्यायपालिका से जुड़ी एक अहम खबर की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चंबल अभयारण्य में हो रहे अवैध बालू खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे अवैध खनन पर लगाम लगने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये खबरें समाज, राजनीति और पर्यावरण के अहम मुद्दों को उजागर करती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक संकेत की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने एक बार फिर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बावजूद भारत की ग्रोथ को मजबूत बताया गया है। आईएमएफ का कहना है कि भारत की आर्थिक संरचना और घरेलू मांग इसे अन्य देशों की तुलना में ज्यादा स्थिर बनाती है। यह रिपोर्ट निवेशकों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की एक बड़ी खबर की। ऑरोबिंदो फार्मा ने 800 करोड़ रुपए का बायबैक प्लान घोषित किया है। 17 अप्रैल को इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। इस फैसले से निवेशकों में उत्साह देखने को मिला है। बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है, जिससे शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है और निवेशकों को फायदा मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं फिर से रेलवे सेक्टर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि भारतीय रेलवे में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं और अब यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति का इंजन है। कुल मिलाकर ये खबरें अर्थव्यवस्था, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को दर्शाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं अमेरिका की इमिग्रेशन नीति से जुड़े एक अहम बयान की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने H-1B वीजा को लेकर अमेरिकन फर्स्ट नीति पर जोर दिया है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका में नौकरियों को प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों को मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने भारतीय मूल के रिश्तेदारों का भी जिक्र किया, जिससे यह मुद्दा और चर्चा में आ गया है। यह बयान भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की राजनीति की। त्रिपुरा के TTA-ADC चुनाव में टिपरा मोथा पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी को करारी हार दी है। पार्टी ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यह परिणाम आने वाले चुनावों के लिए भी संकेत माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं ऊर्जा सेक्टर से जुड़ी एक अहम पहल की। भारत सरकार ने 15वें राउंड के कोल माइन ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। यह कदम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये खबरें विदेश नीति, राजनीति और ऊर्जा क्षेत्र के अहम पहलुओं को दर्शाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके योगदान को याद करते हुए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों पर 12 मई को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव को राज्य की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है और सभी पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं मौसम की स्थिति की। देश के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर से जुड़ी समस्या की। देश के कई हिस्सों में LPG गैस की कमी और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जिससे खासकर शादी ब्याह के सीजन में परेशानी बढ़ गई है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी अपडेट की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और अन्य बोर्ड्स के रिजल्ट्स की तैयारियां जोरों पर हैं। छात्र अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय असर की। भारत ने कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता सफल होती है तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। खासकर तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं समग्र स्थिति की। इन सभी खबरों को देखें तो साफ है कि देश में राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौसम, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। इसी के साथ समाप्त होती है भारत की बड़ी खबरों की यह पूरी श्रृंखला। धन्यवाद।